हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अवतल दर्पणों का उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र और रेखीय आवर्धन। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है अवतल दर्पणों के उपयोग। तो अवतल दर्पणों के उपयोग कब कब किए जाते हैं, तो आइए आज हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। जो अवतल दर्पण होते हैं उनका उपयोग हम जो हमारे वाहन होते हैं और वाहन के जो आगे लाइट लगी होती है और उसमें जो दर्पण लगा हुआ होता है वहां पर अवतल दर्पणों का उपयोग हम करते हैं। और टॉर्च या जो सर्च लाइटें बनी होती हैं, बड़ी बड़ी सर्च लाइटें होती हैं, उनमें हम सभी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है बड़ी फोकस दूरी का तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उपयोग में करते हैं हम, और अपना चेहरा देखने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। जो टेबल पर रखने वाले शैडो दर्पण होते हैं, लैंप, उनमें हम उनके शैडो में अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। नंबर 4 सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये 4 हमारे अवतल दर्पण के उपयोग थे, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लें इनको। आगे उत्तल दर्पण के उपयोग। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम कब कब करते हैं और कहां पर किया जाता है उत्तल दर्पणों का उपयोग। तो नंबर 1 है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका उपयोग हम जो वाहन के पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के रूप में करते हैं। नंबर 2 है उत्तल दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे रहते हैं तथा वाहन चालक अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकता है। जो वाहन होते हैं हमारे, उसके साइड में जो दर्पण लगा होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। नंबर 3 है उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि वह प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये उत्तल दर्पण के हमारे 3 उपयोग हैं, ये भी अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप नोट। आगे टॉपिक गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए ही हमारा सूत्र काम करेगा ये, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दोनों दर्पणों के लिए सूत्र है, जहां पर हमें याद रखना है, ये नोट में लिख लेना कहीं पर, बहुत ही मोस्ट बात है ये। f क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। ये न्यूमेरिकल जब हम सवाल करेंगे उसमें बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी दर्पण से। और u क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, वस्तु, या अब हम पढ़ते हैं इसको एनसीईआरटी में, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। तो ये हमें पता होना चाहिए। f क्या होती है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के लिए हम f प्रयोग करेंगे यानी प्रदर्शित करेंगे फोकस दूरी को। प्रतिबिंब दूरी को हम v से प्रदर्शित करेंगे, वस्तु या बिंब की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें देखिए एक बात और हमें नोट करना है कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां, अवतल दर्पण में जो भी f, b और u, ये जो सभी दूरियां होंगी, सभी दूरी हमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेनी है, ऋणात्मक यानी माइनस
ली जाती हैं। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी प्लस में ली जाती है, और बी व यू यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी माइनस में ली जाती है, यानी ऋणात्मक चिन्ह में ली जाएगी, ऋणात्मक होती है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बाकी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। ये सभी बातें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस आगे की क्लास में तो वहां पर बहुत ही काम आने वाली बातें हैं। ये जब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन तो परिभाषा लिखेंगे रेखीय आवर्धन की कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु यानी उसको बिंब बोलेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो शब्द आया वस्तु की जगह बिंब आया है। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन की क्या परिभाषा हो गई हमारी कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु यानी बिंब, वस्तु की ऊंचाई स्मॉल h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या आएगा। रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा, अभी हमने लिखा है, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई ये मानिए हमने h डैश बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, और ये मानिए हमने स्मॉल h। तो यानी हम कहेंगे कि m बराबर क्या आ जाएगा h डैश अपॉन
एच आ जाएगा रेखीय आवर्धन का। अब यदि वस्तु यानी बिंब जो है, वस्तु बिंब की दूरी u हो तथा प्रतिबिंब की दूरी b हो, तब रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन m बराबर, अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मानी थी और वस्तु की ऊंचाई h बराबर। अब देखिए प्रतिबिंब क्या मान रहे हैं हम, v, तो माइनस के v बटे, और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला ये भी आ जाएगा हमारा निकल गया, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस के v बटे u। ये भी एक रेखीय आवर्धन का सूत्र है। यदि हम वस्तु की दूरी को u मान लें और प्रतिबिंब की दूरी को b माने तो m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन h और माइनस v बटे u। एक नोट लगाएंगे, यानी एक विशेष बात है। तो यहाँ से देखिए 2 पॉइंट्स हमारे बनते हैं जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल में काम आएंगे कि सीधे प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। नंबर 2, उल्टे प्रतिबिंब या क्या कहेंगे, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी माइनस होता है। तो ये सारे हम जब आंकिक प्रश्न करेंगे इससे आगे की क्लास में, तो ये सभी बातें हमें याद रखनी है अच्छे से।